हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू डेली मैथ प्रैक्टिस के सेट नंबर 44 के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। हमारी टैगलाइन है सीरीज़ की, अब सवाल तुमसे डरेगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस होगी ज़बरदस्त, जिसमें आप सीखने वाले हैं कैलकुलेशन स्किल्स, आप सीखने वाले हैं ढेर सारे कॉन्सेप्ट और आप ये सीखने वाले हैं कि सवालों को कैसे करना है तेज़ी से सॉल्व। तो फिर एग्ज़ाम में सवाल तो सच में तुमसे डरेंगे। आप मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर करेंगे और वो भी बहुत कम समय में, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सुबह 11 बजे इस एग्ज़ामो यूट्यूब चैनल पर। सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन। डीपीक्यू सीरीज़ क्या है, इसके बारे में विस्तार से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ramosir_official, जिसका क्यूआर कोड यहाँ दिया हुआ है, स्कैन करके आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी व्हाट्सएप चैनल से भी ज़रूर जुड़ें ताकि हम आपसे ज़रूरी बातों को कम्युनिकेट करते रहा करें। अगर आपको मुझसे पूरी मैथ्स पढ़ने का शौक़ है तो आप एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से आप जाकर हमारे इस कोर्स को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए और उसके बाद अगर कोई फर्दर इंक्वायरीज़ है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो कह रहा है कि अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर 18/256 है और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर 3/16 है, तो हमें थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ये सवाल बेस्ड है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बार पूछे जा चुके फॉर्मूले पर, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। ये ऐसे भी आप लिख के ध्यान रख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस अलग अलग तरीके से मैंने लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला है। अब इस सवाल को अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू दी हुई है, मुझे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँगा और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूँगा। और अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करूँ इक्वेशन 2 से, तो देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है अगर मैं उसको इससे रिप्लेस कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है ये वाला पार्ट, और फिर मैं डिवाइड करूँगा, तो क्या बचने वाला है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बचेगा, और राइट हैंड साइड में जो आपका ये वैल्यू है देखिएगा 18/256, ये डिवाइड होगा किससे, 3/16 से। 16 इंटू 16 256 होता है, तो ये कट गया, और उसके बाद जो वैल्यू आपकी बनेगी ये बनेगी 18/3 इंटू 16। अब 3 से इसको काटोगे तो ये 3 6 18 बनेगा, तो कुल मिला के 6/16 है। 6/16 जिसको आप चाहें तो 3/8 भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट, पर मैं इसको 6/16 ही लिखूंगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये 3/16 है। अब देखिए हमारे पास जो ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें क्या दिया हुआ था कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 3/16 है, ये दिया हुआ था, और हमने डिवाइड करके ये एक नई इक्वेशन बना ली। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम इसको नंबर दें तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी जो दी थी, और ये हमने डिवाइड करके एक नई इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं 3 और 2 को, तो ab से ab देखिए कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू आपको मिलेगी ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 बार a स्क्वायर 2 बार b स्क्वायर आएगा तो ऐसा लिखेंगे, और ये 6/16 3/16 जोड़ के हो जाएगा 9/16। अभी आपको आंसर नहीं मिला है क्योंकि आंसर मुझे जो निकालना है वो है 3 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 9/32। और अगर मुझे इसको 3 से गुणा करके आंसर लगाना है, तो अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अभी मिल गई है 9/32 और मुझे 3 से गुणा करके मल्टीप्लाई करके आंसर लगाना है, तो ये वैल्यू होगी आपकी 27/32। 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, 27/32। अगर यहाँ से मुझसे ए बी की वैल्यू पूछी जाती, तो अगर मुझसे मान लिया a इंटू बी पूछ लिया जाता, तो मैं यहाँ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटा देता, तो मुझे मिल जाता है 2ab इज इक्वल टू -3/16। तो a इंटू बी आपको मिल जाता -3/32। पर यहाँ a इंटू बी नहीं पूछा गया है, बल्कि आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करके 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया था, तो वो हमने निकाल के दिखा दिया कि आंसर बी करेक्ट है। देखिए ये सवाल आपसे कह रहा है कि ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें BD हमारा AC को कट करता है O पॉइंट पर इस तरीके से कि AO रेशियो CO 2:1 है। AB की वैल्यू 14.3 है, BC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, CD की वैल्यू 18.7 है। आपको AD की वैल्यू फिगर आउट करनी है कि AD की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस सवाल में जो चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है, जो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिजल्ट पता होना चाहिए, पहले तो वो रिजल्ट मैं आपको लिख के दिखाता हूँ आपके सामने कि क्या रिजल्ट इसमें लगने वाला है। तो मैंने आपके सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। उस निर्माण कार्य को होने के बाद मैं आपको ये रिजल्ट बताऊंगा कि क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए इसको करने के लिए सवाल को, ठीक। तो यहाँ मैंने कहा A, B, C और D, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं 2 डायगनल्स बनाऊंगा और वो डायगनल्स जो है हमारे डायगनल्स हैं। AC एक डायगनल है, 1 डायगनल विल बी AC डायगनल एंड 1 डायगनल विल बी BD डायगनल। तो ये 2 डायगनल हो गया। अब एक चीज़ और देखना, इस पॉइंट को अगर आप बोलोगे कि मेरा पॉइंट है O, इस पॉइंट को मैं डिनोट करने जा रहा हूँ पॉइंट O से कि ये O पॉइंट है O। और आपको एक चीज़ और समझनी है यहाँ पर कि जो रेशियो है वो रेशियो दिया है 2:1। AO और CO का रेशियो 2:1 दिया है, पर मैं इसको लिखने जा रहा हूँ M/N। तो मैंने आपके सामने लिख दिया कि AO का रेशियो CO से M/N का है, ठीक है। अब मैं एक रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना। कौन सा डायगनल M/N में डिवाइड हो रहा है? AC डायगनल। तो जो AC डायगनल डिवाइड हो रहा है उसके दोनों कॉर्नर पॉइंट, जो 2 एंड पॉइंट्स हैं, उनको मार्क कर लीजिए। अब इस A से 2 भुजाएं निकल रही हैं, AB और AD निकल रही हैं। तो आप यहां लिखिए AB इंटू AD, ठीक। फिर दूसरे एंड पॉइंट से 2 भुजाएं निकल रही हैं, BC इंटू CD। तो यहां लिखिए BC इंटू CD। और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो A से जो डायगनल निकला है वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है? M/N में। तो ये वैल्यू आपकी M/N के बराबर होगी। अगर ये डायगनल बाइसेक्ट हो रहा होता तो ये वैल्यू 1:1 हो जाती, यानी AB इंटू AD BC इंटू CD के बराबर हो जाता। इस पे PYQ में सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 1:1 में CPO में एक सवाल पूछा जा चुका है कि डायगनल बाइसेक्ट हो रहा था तो AB इंटू AD BC इंटू CD के बराबर हो गया था। यहां पर जो रिजल्ट है आपका वो किस तरह से वो रिजल्ट होगा मैं लिख देता हूं। यहां पर आपका AB इंटू AD जब आप लिखोगे या DA आप उसको लिखोगे, तो AB इंटू AD जो होगा वो BC इंटू CD का जो रेशियो बनेगा वो M/N बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये रिजल्ट सीधे यूज करना है। अगर आप ये रिजल्ट सीधे यूज नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा समय ज़ाया करेंगे, ख़राब करेंगे। अब इसमें जो जो वैल्यू मुझे दी है मैं उसको रखने जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर प्रश्न में जो जो वैल्यूज प्रोवाइडेड है वो रखने जा रहा हूँ, और जो निकालना है उसको फिर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। आपको AO और CO का रेशियो 2:1 दिया हुआ है। इसका मतलब M/N मुझे 2/1 दिया है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2/1। AB की वैल्यू क्या मुझे दी गई है? AB की वैल्यू मुझे दी है, AB की वैल्यू मुझे 14.3 दी है, लिखिए। आपको BC की वैल्यू 13 दी है,
लिखिए, आपको AD की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको CD की वैल्यू 18.7 दी गई है, तो इसको भी आप लिखिए। ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी। मुझे क्या सॉल्व करना है? मुझे यहां पर सॉल्व करना है AD की वैल्यू। AD की वैल्यू मुझे यहां पर कैलकुलेट करनी है इस पर्टिकुलर गिवन केस में। तो AD कैसे निकलेगा इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो ये दशमलव हटा सकते हैं, दोनों का एक ही जगह पर है। 13 से आप इसको काटोगे तो ये मिलेगा 13 इंटू 11। 11 से आप इसको काटोगे तो यह है 11 इंटू 17, 187। 11 से डिवाइड होकर 17 देगा। तो AD की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी सिंपली 17 दूना 34, 17 इंटू 2 34, राइट। और ये आपका आंसर हो गया। आप सभी मुझे कमेंट करके क्या बताएंगे, ध्यान रखिएगा। आप सभी मुझे एक चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो आपका टास्क है, जो कमेंट करके मुझे बताना है। मैंने आपको एक रिजल्ट बताया कि अगर ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा होगा AC वाला 1:1 में, तो जो रिजल्ट होगा उसको मुझे लिख के कमेंट में बताना आप क्या होगा। और क्या ये रूल आपको M/N वाला रूल पहले से पता था या नहीं, ये भी लिख के बताना, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसको बार बार रिवाइज करना। ये सब फॉर्मूले ना एग्जाम में बहुत ज़रूरी हैं, पता होना। देखिए, आपसे सवाल ये कह रहा है आपसे कि बताओ कोसेक 38 प्लस थीटा प्लस सेक 128 प्लस थीटा tan 65 प्लस थीटा cot 25 माइनस थीटा, यहाँ बीच में माइनस है, इसकी वैल्यू क्या है। गौर से देखिएगा एक चीज़। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझना है इस पर्टिकुलर सवाल में। जैसे यहाँ जो ये दिया है ना सेक 128 प्लस थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ सेक 90 प्लस 38 प्लस थीटा। सेक 90 प्लस 38 प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस अल्फा जो होता है ना, ये होता है माइनस ऑफ कोसेक अल्फा, यानी ये वैल्यू होगी माइनस ऑफ कोसेक 38 प्लस थीटा। अल्फा की वैल्यू यहाँ 38 प्लस थीटा है। सेक 90 प्लस अल्फा माइनस कोसेक अल्फा होता है। तो आप ये कहोगे कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है जो कि इसके बराबर होगा, तो ये और ये तो कट गए, सेम चीज़ हो गई। ये माइनस भी आ गया यहाँ पर, जब इसको कोसेक में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आ गया। माइनस कोसेक 38 प्लस थीटा अगर मैं लिखूंगा तो ये दोनों तो कट गए, ठीक। तो ये दोनों कैंसिल आउट कर दो। और देखो, जब भी tan के अंदर जो लिखा है और cot के अंदर जो भी लिखा है, इसका सम टोटल 90 हो जाता है। जैसे यहाँ 65 प्लस थीटा है, यहाँ 25 प्लस थीटा है, माइनस थीटा है, टोटल 90 आ रहा है। तो जब tan और cot के अंदर का एंगल टोटल 90 होता है तो दोनों बराबर होते हैं। तो ये दोनों भी कट गए, क्योंकि एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, बराबर है तो कट गए। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, बी, जो कि है 0 यानी 0। ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक नंबर है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं दूसरे नंबर से, तो रिमाइंडर जो मिला वो 17 के बराबर है। अगर 10 गुना मैं लूँ इस नंबर का और इसको मैं डिवाइड करूं उसी डिविजर से, तो हमें 8 रिमाइंडर मिलता है, 8। आपको बताना है कि नंबर ऑफ सच पॉसिबल डिविजर्स क्या है। देखिए, इसका मतलब समझते हैं। मैंने कहा कि मान लिया मेरे पास नंबर है एक, जिसका नाम मैंने दिया N1, और इस N1 को मैंने N2 नंबर से डिवाइड किया। तो यहां पर कह रहा है कि मुझे जो रिमाइंडर मिल रहा है वो मिल रहा है 17। फिर मैंने इस नंबर का 10 गुना कर दिया, 10 N1, और उसको मैंने N2 से डिवाइड किया। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से 17 10 से गुणा हो जाएगा, तो 170 रिमाइंडर आना चाहिए। लेकिन सवाल कह रहा है कि 8 ही रिमाइंडर आया। तो 8 रिमाइंडर आने का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये इस N2 से डेफिनेटली बड़ा है। जब ये देखो, एक चीज तो क्लियर है कि जब यहां रिमाइंडर 17 है तो N2 नंबर हमारा 17 से बड़ा है, तभी रिमाइंडर 17 हो सकता है। N2 17 से बड़ा है। एक और चीज बहुत ध्यान से देखना कि अगर रिमाइंडर 170 आया और तब हमने कहा रिमाइंडर मेरा 8 ही है, तो ये भी चीज क्लियर हो गई कि आपका जो N2 है ये 170 से छोटा है। तो जब मेरा रिमाइंडर मेरे डिविजर से बड़ा हो गया, यानी 170 N2 से बड़ा हो गया या N2 170 से छोटा हो गया, तब हम इसको एक बार फर्दर डिवाइड करते हैं और एक बार फर्दर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक नंबर है, मान लिया मैं कहूँ 15, और 15 को मैंने कहा कि मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहोगे 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर आएगा। अब मैं इस 15 का 10 गुना कर लूँ तो 150 हो गया।
अब 150 को मैं 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा 15 का 10 गुना किया तुमने तो रिमाइंडर का भी 10 गुना कर लो, 10 हो गया। फिर मैं कहूँगा लेकिन ये जो 10 आया ये इस 7 से बड़ा है तो इसको एक बार और डिवाइड करना पड़ता है और तब जो रिमाइंडर आता है 3 वो मेरा फाइनल आंसर होता है। तो चूंकि आंसर में सेकंड केस में 8 रिमाइंडर आया, 170 नहीं आया, यानी मेरा ये जो नंबर N2 है ये 170 से छोटा है। अब रिमाइंडर 8 आने का मतलब क्या है? आप कहोगे N2 162 हो सकता है, यस, बट क्या N2 162 ही हो सकता है? नहीं, 162 हो सकता है और 162 का फैक्टर भी हो सकता है। बस एक चीज आपको समझना है कि चूंकि रिमाइंडर 8 आया तो ये भी क्लियर है कि मेरा जो N2 है वो 8 से बड़ा है, बट ऑलरेडी हम बोल रहे हैं कि N2 हमारा 17 से बड़ा है पहले केस को देखते हुए ही, तो ये कंडीशन कोई खतरनाक कंडीशन नहीं है। लेकिन मैं N2 को 17 से छोटा या 17 के बराबर नहीं ले सकता हूं, ये चीज समझ में आ गई। तो 162 और उसका हर वो फैक्टर जो कि 17 से बड़ा होगा वो 8 ही रिमाइंडर देगा। तो आपको यही पूछा भी गया है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ डिविजर्स पॉसिबल हैं, कितने। तो 162 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 81, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 की पावर 4। बहुत गौर से देखना। अब इसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स या फिर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप निकालने जाते हो तो 2 की पावर 1 है तो हम लिखते हैं 2, 1 को 1 बढ़ा देते हैं, 3 की पावर 4 है, 4 को 1 बढ़ा देते हैं 5, तो ये वैल्यू आती है 10 फैक्टर्स या 10 डिविजर्स। तो टोटल 10 डिविजर्स हैं, लेकिन उन 10 डिविजर्स में एक डिविजर 1 भी होगा, एक डिविजर 2 भी होगा, क्योंकि 162 इवन नंबर है तो 2 से भी डिवाइड होगा। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। इसका डिजिट सम देखो 6 2 8 1 9 है तो 3 से भी डिवाइड होगा। और उसके बाद ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 62 लास्ट 2 डिजिट है, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, अंत में ना 0 है ना 5 है। पर ये 6 से डिवाइड होगा क्योंकि ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा। फिर ये नंबर क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 9 से हो रहा है क्या? यस, क्योंकि डिजिट सम 9 है तो 9 से डिवाइड हो रहा है। 10 से नहीं होगा, अंत में 0 नहीं है। 11 से नहीं हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 12 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 12 से डिवाइड होने के लिए नंबर का 3 एंड 4 से डिवाइड होना जरूरी है। ये नंबर 4 से डिवाइड हुआ ही नहीं है तो ये 12 से भी नहीं होगा। 13 से नहीं हो रहा है। 14 से नंबर डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। अगर 14 से डिवाइड होना होता तो पहले 7 से डिवाइड हुआ होता, नहीं है। 15 से नहीं होगा क्योंकि अंत में 0 और 5 नहीं है। क्या नंबर 16 से डिवाइड होगा? आप कहोगे जब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा 16 से कहाँ से हो जाएगा? क्या नंबर 17 से डिवाइड होगा? आप कहोगे नंबर 17 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 17 दहम्मा 170 होता है, 17 नवैया 153 होता है, नहीं हो रहा है। अब एक चीज क्लियर हो गई कि 17 से छोटे इसके 5 डिवीजन हैं और 17 से बड़े बाकी 5 होंगे, टोटल 10 हैं। तो इसका आंसर तो हो गया 5 डिवीजन। 5 17 से छोटे हो, मैंने देख लिया ये हैं 5, तो बाकी 5 17 से बड़े होंगे, तो आंसर 10 में से 5 हो गए जो ऐसी कंडीशन को मीट कर देंगे। अगर आप उनको लिखना चाहते हो कि वो कौन से ऐसे नंबर हैं तो लिख सकते हैं। देखो ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर आपका 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। 162 की बात कर रहा हूं मैं, 162, तो 18 पॉसिबल है। 18 के बाद मेरा जो नंबर पॉसिबल है वो 27 भी पॉसिबल है, 54 भी पॉसिबल है, 81 भी पॉसिबल है और 162 भी पॉसिबल है। तो बेसिकली ये वो 5 नंबर हैं, आप गौर से देखिए, जो रिमाइंडर 17 और 8 दे सकते हैं इस गिवन केस में। तो ये वो 5 नंबर हैं। इन 5 नंबर को लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ बताना था कितने नंबर हैं। तो हमने ये बाकी 5 देख लिए तो 5 आंसर हो गया था मेरा, बट फिर भी मैंने इनको भी लिख के आपको दिखा दिया। आप इनको डिवाइड करके देख लो, इस नंबर को 170 को 18 से कर लो, ठीक है। 18 9 162, आप 27 से कर लो, 6 बार जाएगा 162 आएगा, 54 3 बार जाएगा, 81 2 बार जाएगा और 162 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 8 आएगा। तो इसका आंसर है 5, ठीक है। 5 ऐसे नंबर पॉसिबल है। ये सवाल कर रहा है 12x² माइनस 44x प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो आपको 9x² प्लस 1/16x² की वैल्यू बतानी है। सिंपल सा फंडा है, देखिए इस केस में कि अगर मैं आपको ax प्लस 1/bx की वैल्यू प्रोवाइड कर दूं, मान लिया कि ये k के बराबर है, तो a² x²
प्लस 1/b² x² की वैल्यू आपकी क्या बनती है, k² माइनस 2a/b। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि k का स्क्वायर करेंगे -2 टाइम्स दिस अपॉन दिस, क्योंकि जब 2 टाइम्स आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालोगे तो a/b ही बनेगा, 2a/b। जब ये a और b 1 और 1 होते हैं, अगर आपको ध्यान हो, या कह लें इक्वल होते हैं, तो a/b कट जाता है तो k² माइनस 2 बनता है। आपको ध्यान होगा, आपने ये पढ़ा ही होगा कि x प्लस 1/x अगर कभी भी k के बराबर हो जाए तो उस समय x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या हो जाती है, सिंपली k² माइनस 2 हो जाती है, क्योंकि a और b कट जाते हैं, 1 और 1 है, सेम वैल्यू आपकी आ जाएगी k² माइनस 2। यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि भाई यहाँ पर जो रिजल्ट है इसमें थोड़ा सा जो वेरिएशन होता है वो ये होता है। अब मैं जाऊँगा इस सवाल में और पूछूंगा कि भाई अगर मुझे 9x² चाहिए यहाँ, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग मुझे 3x चाहिए, मैं कहूँगा यस। मुझे अगर 1/16x² चाहिए तो क्या मुझे 1/4x चाहिए, यस। अगर मुझे ये मालूम चल जाए तो फिर मेरा आंसर क्या बन जाएगा, जो मुझसे पूछा जा रहा है, k² माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 3/4 है तो 2 इंटू 3/4, यानी k² माइनस 3/2 मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब 3x प्लस 1/4x निकालने पे पूरा जोड़ देना है। आप बताओ 3x कैसे मिलेगा और 1/4x कैसे मिलेगा, तो आप कहोगे 1/4x के लिए साफ साफ दिख रहा है कि इस 1 को मैं 4x से डिवाइड कर दूं। और मज़ेदार बात क्या है कि जैसे ही आप 1 को 4x से डिवाइड करेंगे, यानी पूरे एक्सप्रेशन को 4x से डिवाइड करेंगे, ये 12x² 4x से डिवाइड होकर 3x दे देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12x² माइनस 44x प्लस 1 बराबर 0 है। अगर आप इसको 4x से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो 0 तो 4x से डिवाइड करके 0 ही रहेगा। यहाँ पर ये वैल्यू दे देगा 3x माइनस ये दे देगा 11, x से x कटेगा 11 प्लस 1/4x बनेगा। तो 3x प्लस 1/4x की वैल्यू आपकी आ गई 11। और जैसे ये 11 आया, आप कहोगे स्क्वायर करेंगे 9x² प्लस 1/16x², तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 121 माइनस 2 इंटू 3/4, इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 3/4 बनेगा। तो आपकी जो फाइनल वैल्यू यहाँ से आ रही है वो आ रही है 121 माइनस 3/2, विच इज़ 242 माइनस 3, 239/2। आंसर हो गया आपका सी इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। देखिए सवाल कह रहा है कि एक खतरनाक सा एक्सप्रेशन दिया है, उसको सिंप्लीफाई करके मुझे उत्तर बताना है, उत्तर भी x में है। तो देखिए एक तरीका है कि सवाल में वैल्यू रखा जाए, पर वैल्यू रखते समय एक रिस्क का ख्याल रखना है, और वो ये रिस्क है कि जब भी मैं कोई x की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो मुझे ये ध्यान देना है कि उस x की वैल्यू पे दो ऑप्शन कहीं सेम ना हो जाए, दो ऑप्शन कहीं सेम ना हो जाए। जैसे x बराबर 0 अगर मैं रखूँगा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम हो गए, 0 और 0, तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कौन सा करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं। और वैसे x बराबर 0 रख भी नहीं सकते, क्योंकि x बराबर 0 रखने पे इसका न्यूमरेटर 0 हो गया और इसका 0 हो गया। तो 0/0 ये एक्चुअली में अनडिफाइंड होता है, तो इस वैल्यू में ना ही जाए तो अच्छा है। कभी भी कोई ऐसी वैल्यू ना रखें जिससे आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाए। अब आपका अगला वैल्यू है x बराबर 1, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट x बराबर 1 पे ये चेक करना पड़ेगा कि दो ऑप्शन सेम ना हो रहे हों। तो ये वैल्यू बनेगी 5/-3, ये वैल्यू बनेगी 5/x बराबर 1 रखने पे 1, ये वैल्यू मिलेगी x बराबर 1 रखने पे 1/-3, ये मिलेगी 1/5। तो कुल मिला के यहाँ पर सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं x बराबर 1 रखने पे, तो x बराबर 1 रखा जा सकता है। तो अगर आपको वैल्यू रखनी है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के तब वैल्यू रखना है कि भाई चलो x बराबर 1 रखने पे सारे ऑप्शन डिफरेंट हैं, रख सकते हैं। और x बराबर 1 पे ये भी दिख रहा है कि कुछ भी अनडिफाइंड वाला केस नहीं बनेगा, हर टर्म डेफिनेट आएगा। तो x बराबर 1 रखा आपने तो पहला टर्म देखो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये वैल्यू तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगी, कोई मतलब ही नहीं इससे। अब यहाँ 1 रखा तो 1 - 4 -3 का क्यूब बनेगा -27, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -27 डिवाइडेड बाई 1 रखा तो 4 1 5 बना, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 4 हो गया आपका 21। डिवाइडेड बाई को इनटू में कन्वर्ट करूंगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, x + 4 बनेगा 5 का स्क्वायर, तो ये बनेगा ऊपर 25 डिवाइडेड बाई यहाँ पर बनेगा 1 - 4, ये हो जाएगा 3 -3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा -27।
तो मैंने डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट किया जब, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पर वही किया है इनटू। 64 माइनस 1 आपका बनेगा 63 और 16 माइनस 1 बनेगा आपका 15। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 27 माइनस 27 कैंसिल हो गया, 21 से 21 यहाँ 63 बन गया, और ये 3 से 3 पच्चे 15 बन गया, और 5 से 5 25 बन गया। आपका आंसर आ गया 5, और x बराबर 1 पर 5 ये आ रहा है बी, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। तो ये तरीका हो गया वैल्यू रखने का, बट यहाँ ध्यान देना है कि कौन सी वैल्यू रख सकते हैं कौन सी नहीं। अब हम आते हैं और इस सवाल को हम अगर ट्रेडिशनली अप्रोच करें तो ये सवाल किस तरह से होगा ये भी देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस सवाल में क्या क्या हम चीज़ सोच सकते हैं। तो पहले तो क्या चीज़ सोचना है कि ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने है ऊपर और नीचे, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश ऐसे करते हैं कि यह है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे जो एक्सप्रेशन है, अगर आप इसको ओपन कर लें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 इंटू 2 8x बनेगा, 8x में से 4x माइनस हो जाएगा तो ये प्लस 4x बनेगा, और ये वैल्यू हो गई आपकी प्लस 16। डिवीज़न को इंटू में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर ही रहेगी। ये जो वैल्यू है इसमें x बाहर आएगा तो वो x का क्यूब बन जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पर मुझे x माइनस 4 का होल क्यूब बन जाएगा इंटू 64 माइनस जो x क्यूब है मेरे पास, 64 माइनस एक्स क्यूब, इसको मैं एक्स क्यूब माइनस 64 भी लिख सकता हूँ, कंसिडरिंग कि मैं नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिख दूँ, दोनों को -1 से गुणा कर दिया। अब ये जो एक्स क्यूब माइनस 64 मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं इसको फैक्टराइज करने जा रहा हूँ, तो ये वैल्यू बन जाएगी x माइनस 4, क्योंकि ये x एक तरह से 4 का क्यूब है ना, तो x माइनस 4 बनेगा, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये पार्ट इस पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस 4 का क्यूब x माइनस 4 के क्यूब से पहले ही कट चुका है। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, मैं इसको हटा के इसकी जगह इसका फैक्टराइज वर्जन लिख सकता हूं, राइट। वो है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, यहां से एक x माइनस 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब का 2x की पावर 2 कट जाएगा तो एक सिंगल x बचेगा, और इस x प्लस 4 से एक x प्लस 4 कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आप देखें तो आपको न्यूमरेटर में सिर्फ x प्लस 4 मिलेगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ x मिलेगा, तो आपका आंसर आ गया B। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है जिससे आप इस सवाल को कर सकते हैं, फैक्टराइज करके भी आपका x प्लस 4 अपॉन x आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, सवाल आपसे कह रहा है कि 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा 0 के बराबर है, तो आपको 2 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस सवाल में ये देखना है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा tan थीटा 5/12, और अगर मुझे tan थीटा 5/12 मिल रहा है तो आप जरा मुझे छोटी सी बात ये बता दीजिए कि यहाँ थीटा लिखूंगा, यहाँ 5 लिखूंगा, यहाँ 12 लिखूंगा, तो ये वैल्यू मेरी 13 यानी 13 के बराबर हो जाएगी। यस और नो? तो क्या मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई कि साइन थीटा मेरा 5/13 है? क्या यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरा जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा मेरा 12/13 के बराबर है? आपको हो गई यस। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी 2 प्लस, चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आप करोगे तो बनेगा 12 5 17/13 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, मतलब एक तरह से ये कॉस माइनस साइन हो गया, तो कॉस माइनस साइन 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बनेगा, 7/13। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 13 दूना 26 और 17 हो गया 43/13 डिवाइडेड बाई 13 दूना 26 7 33/13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 43/33। 43/33 इज आंसर बी, तो बी आंसर यहाँ आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन है जो इस सवाल में ज़्यादा फायदेमंद तो नहीं है बट किसी और सवाल में हो सकता है। देखिए, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, और आपको जैसे दिखा कि tan थीटा यहाँ 5/12 है, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर नॉर्मली, तो साइन और कॉस जो होते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होते हैं। तो अब यहाँ देखो साइन और कॉस जुड़ रहे हैं, यहाँ कॉस और साइन घट रहे हैं,
तो नेचुरली आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें तो न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों जुड़े हैं और डिनोमिनेटर में एक घटा है और एक जुड़ा है। तो नेचुरली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो मेरा आंसर एक से बड़ा होगा। अब एक से बड़े कई आंसर हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है, 3 आंसर बड़े हैं। ये आंसर गलत है, बट किस्मत क्या पता आपकी अच्छी और एग्जाम में 3 ऑप्शन ऐसे हों जो एक से छोटे हों, तो एक ही आंसर जो एक से बड़ा है वही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ ये जान पाना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव में है और डिनोमिनेटर में साइन के साथ माइनस साइन लगा दिया हमने, तो घट रहा है, वो लेस हो गया, तो एक से बड़ा होगा। तो कई बार क्योंकि ऑप्शन जब एग्जामिनर बनाता है तो वो ये सोच के नहीं बनाता है कि आप उसको इस लॉजिक से एलिमिनेट कर देंगे। वो तो उसको 4 ऑप्शन डालने हैं, तो देखो उसको पता है 43/33 करेक्ट ऑप्शन है, तो 3 आंसर में न्यूमरेटर को उसने 43 रखा, एक बार 38 लिख दिया, एक बार 37 लिख दिया, एक बार 37 को ऊपर कर दिया, 43 को नीचे कर दिया। तो कहने का मतलब वो रैंडमली 3 ऑप्शन और डाल देता है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो और आप ये लॉजिक से भी उत्तर लगा पाएं, इसलिए जानना आवश्यक है। अदरवाइज ट्रेडिशनली सवाल छोटा है, कोई तकलीफ नहीं, आप ऐसे सॉल्व करो इसको। देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि भाई 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा 4 के बराबर है, थीटा 0 से 90 है। आपको बताना है कॉस 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा अपॉन सेक 2 थीटा माइनस टेन 2 थीटा की वैल्यू बता दो। अब ऐसे प्रश्नों में थीटा की जो वैल्यू है ना, वो कई बार गेस की जा सकती है, कई बार नहीं भी की जा सकती है, ठीक है। तो गेस करने में अगर आप जाओगे तो आप कहोगे देखो यहाँ कॉस है, सेक वगैरह है, आंसर में कहीं ना कहीं √3 का टर्म मुझे दिख रहा है, कॉस में √3 कब आता है, यहाँ 2 थीटा है, तो आप कहोगे कि 2 थीटा में √3 मतलब कॉट भी मौजूद है, टैन भी मौजूद है। तो एक तरह से देखो अगर 30 डिग्री वैल्यू या 60 डिग्री वैल्यू ट्राई करें तो बात बन सकती है शायद। तो ये दोनों वैल्यू आप रख के ट्राई कर सकते हो कि थीटा की वैल्यू हम 30 ट्राई कर लें और 60 ट्राई कर लें, ठीक। इनमें से अगर कोई वैल्यू मैच कर गई तो वही थीटा की वैल्यू रख के उत्तर निकाल लेंगे, और नहीं करेगी तो प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले रख के देखते हैं 30 डिग्री ही रखना है, क्योंकि 60 डिग्री रखने में एक चैलेंज है। देखो राइट साइड में आपका 4 लिखा हुआ है, तो राइट साइड इंटीजर है। अगर मैंने 60 डिग्री रखा तो इन दोनों टर्म में तो स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रूट में होगा स्क्वायर होके रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन ये जो साइन थीटा है, अगर तुमने 60 रखा तो ये 4√3/2 बनेगा, तो वो √3 का एक टर्म बच जाएगा, 4 के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर आपको 60 डिग्री तो रखना ही नहीं है। 30 पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन 30 पे 1/2 होता है, और बाकी तो स्क्वायर टर्म्स हैं, तो वो तो नॉन इरेशनल तो नहीं होंगे, रेशनल ही होंगे, तो वहां बात बन सकती है। अब 30 रख के ट्राई कर लो, तो 11 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बनेगा 1/4, क्योंकि 1/2 होगा, साइन 30 स्क्वायर किया आपने, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका 3/4 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4/2, ये हो गया 11/4 माइनस 3/4 बटेगा 8/4 प्लस 4/2, तो ये हो गया 2 + 2, और 2 + 2 4 होता है। इसका ये मतलब हो गया कि थीटा बराबर 30 डिग्री जो है ना, ये करेक्ट गेस है हमारा, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, और थीटा बराबर 30 डिग्री जो है ना, दिस इज द करेक्ट वैल्यू जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रही है। द इक्वेशन इज बीइंग सेटिस्फाइड। तो अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है इस पर्टिकुलर वैल्यू से, तो 30 डिग्री ही यहां पर रख के मुझे आंसर निकाल लेना है। तो ये बनेगा क्या, कॉस 60 डिग्री, 30 रखोगे तो 2 थीटा 60 डिग्री हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक ऑफ 60 डिग्री माइनस टैन ऑफ 60 डिग्री। अब सबकी वैल्यू उठा के रखो, कॉस 60 1/2 होता है, जो कॉट 60 होता है ये 1/√3 होता है, सेक 60 जो होता है वो 2 होता है, और टैन 60 माइनस √3 हो गया। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ऊपर बनेगा 2 + √3, नीचे आ जाएगा 2√3 इंटू 2 माइनस √3। अब अगला कार्य है रेशनलाइज करने का, तो आप 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए, सॉरी 2 + √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो डिनोमिनेटर में बनेगा 2√3, और यहाँ पर ये वैल्यू a - b और a + b की वजह से 4 - 3 यानी 1 बन जाएगी। न्यूमरेटर 2 + √3 का होल स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 बनेगा, तो √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, प्लस 2 2 4 √3 बन जाएगा ये। तो वैल्यू आ गई 7 + 4 √3 डिवाइडेड बाई 2 √3। आप कहोगे सर लेकिन किसी भी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में √3 नहीं है, तो मैं कहूँगा इस √3 को हटाना पड़ेगा। तो इस √3 को कैसे हटाएंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा करके,
अगर ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे तो नीचे बन जाएगा आपका 6, 2√3 इंटू √3 6, और न्यूमरेटर क्या बनेगा 4√3 √3 से गुणा होके बना देगा 12 प्लस 12 बना देगा, और ये बन जाएगा आपका 12 + 7 √3/6। तो 12 + 7 √3/6 आपका आंसर है बी। क्लियर है? किसी को यहाँ पर कोई समस्या इस पर्टिकुलर प्रश्न में नहीं होनी चाहिए। आसानी से हम इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं कि जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन है, 12 + 7 √3/6। देखिए यहाँ से बिना रेशनलाइज किए भी उत्तर को, मतलब इस स्टेज पे भी उत्तर आप देख सकते थे। यहाँ पर एक स्टेप अगर √3 से गुणा नहीं करते तो भी बन सकता था, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करके अलग अलग देखता तो एक टर्म बनता 7/2√3 + 2, तो इंटीजर पार्ट 2 आ गया। आप देखो किस ऑप्शन में इंटीजर पार्ट 2 है। यहाँ 12/3 4 है, यहाँ 6 दूनी 12 2 है, 6/10 तो 5/3 है, 10/3 तो 10/3 है, तो बी ही आंसर मैच करता। बट खैर एक स्टेप आगे जाना भी कोई ज़्यादा समय नहीं ले रहा है, तो आप सीधे एक्चुअल आंसर निकाल के लगा सकते हैं कि भाई मेरा जो एक्चुअल आंसर है वो 12 + 60 √3/6 है, तो जो कि बी ऑप्शन है। ये सवाल आपसे कह रहा है कि 5 आर्टिकल को अगर हम ₹1 में बेचें तो 16% का नुकसान होता है, तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर 3 आर्टिकल को हम ₹1 में बेचें तो। राइट? अब देखो इस सवाल के 2 मेथड्स हैं, मैं दोनों मेथड्स आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम एक काम ये करने जा रहे हैं कि यहां 5 आर्टिकल है और यहां 3 आर्टिकल है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक तो हम या तो क्वांटिटी को इक्वल बना लें और या फिर मनी इक्वल कर लें। राइट? यहां मनी इक्वल ऑलरेडी है, यहां पर मनी इक्वल ऑलरेडी है, ₹1 क्वांटिटी इक्वल मेथड यूजुअली मोस्ट पॉपुलर मेथड है। जब हम बात करते हैं किसी चीज को हमने ₹100 में खरीदा, ₹1 में बेचा, तो उसको क्वांटिटी इक्वल मेथड बोलते हैं। अब यहां 5 आर्टिकल है, यहां 3 आर्टिकल है, इनको बराबर करो। तो 5 आर्टिकल और 3 आर्टिकल को अगर मैं बराबर करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? आपको कि 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है? आपको कि 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। दोनों को 15 आर्टिकल बनाओ। अगर मैं इसको 15 बनाऊंगा तो मैं कहूंगा 15 आर्टिकल को हमने शुरू में 3 से गुणा किया, 5 3 15 बना। जब ₹3 में बेचा है तो आप कह रहे हो कि हमें 16% का नुकसान हुआ है। यस। दूसरे केस में आप कह रहे हो कि 3 आर्टिकल को ₹1 में बेचा, इसको भी 15 बना लेते हैं, तो 15 आर्टिकल आपने ₹5 में बेचा है। तो आपको यह बताना है कि भाई इससे कितना मुनाफा हो जाएगा, ये मुझे बता दो। ये होल प्रोसेस है। ठीक है? तो देखो इस सवाल को अब सॉल्व करना आसान है। ₹3 में बेचने पे मुझे 16% का नुकसान हो गया। राइट? यानी सीपी का 84%, आप करो 84%, जो भी मेरा 15 आर्टिकल का सीपी होगा टोटल, वो आप करो ₹3 के बराबर है ना? तो अगर आप यहां से सीपी की कैलकुलेशन करोगे तो आप कहोगे एक तरह से 3/0.84 बनेगा, ये सीपी हो गया। फिर इसी चीज को आपका जो एसपी है वो आप 5 लेके बैठे हो, सेलिंग प्राइस आपने 5 ले लिया है। तो सेलिंग प्राइस अगर आपने 5 ले लिया है तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये हमारा सीपी हो गया। अब सीपी और एसपी का रेशियो अगर मैं देखूं ध्यान से तो इधर ये वैल्यू 3 है और 84 अगर उधर जाएगा तो गुणा होके कितना बनेगा? ये आपकी वैल्यू 5 से अगर गुणा कर दूं मैं तो 5 से गुणा करके आपकी वैल्यू बनेगी 4.2। यानी ये रेशियो कन्वर्ट हो गया आपका 1:1.4 में। ये सीपी हो गया, एसपी हो गया। 1 से 1.4 क्या होता है? 100 से 140 होता है। तो आपको अब दिख रहा है कि आपको 40% का लाभ हुआ। मुझे पता है कि आपको ये मेथड समझने में दिक्कत हुई होगी, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा। और सिंप्लीफाई मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूं? सिंपली, ठीक है? तो और सिंप्लीफाई करने का देखो 2 तरीका है। एक, पहले स्टेप में आपको 16% का लॉस हो रहा है, ये आपको पता है। फिर आप ये कह रहे हो कि जिस क्वांटिटी को मैं ₹3 में बेच रहा था पहले, अब मैं उतनी ही क्वांटिटी को ₹5 में बेचने की इच्छा रखता हूं। तो जब आपने यहां ₹3 में सेल किया तो ऑलरेडी आपको 16% का लॉस हो रहा था सीपी के रेस्पेक्ट में।
लेकिन अब यही चीज तुम 5 रुपए में बेचना चाहते हो, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप फर्दर 2/3 का एक्स्ट्रा सक्सेसिव लाभ कमा रहे हो। यहां जब तुम 3 रुपए में बेच रहे हो, मैंने लिख दिया 3 रुपए में बेच रहे हो, तो तुम 16% का नुकसान झेल रहे हो। अब तुमने इस 3 रुपए से दाम को 5 रुपए कर दिया, तो 5 रुपए करने से 2/3 का एक्स्ट्रा मुनाफा लेके बैठे हो आप। तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मैं इनिशियल वैल्यू को मानूंगा 100, सीपी को 16% से गिराया, तो अगर मैं इसको 100 यूनिट मान के चल रहा हूं, अब तुमने यहां 2/3 लिख लिया, अब इस वैल्यू को ड्रॉप कर दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 100 से लिखो, 16% कम हुआ, 84 मिला। अब 84 को अगर मैं 2/3 से बढ़ा दूं तो क्या मिलेगा? 2/3 84 का आएगा 56, 28 3 84 होता है, 28 दूना 56, ये जोड़ के 140 हो गया। तो शुरुआत से अंत तक की यात्रा में देखो 100 तुम्हारा 140 हो गया, तो तुम्हारा 40% का मुनाफा हो गया, 40% का मुनाफा हो गया, राइट? 40% का मुनाफा हो गया। एक और चीज देखना ध्यान से, अगर हम सीधे यहां पर 1 रुपया लिखा रहने दें तो भी इस चीज को हम जज कर सकते हैं। इस केस से इस केस में जाते हुए अगर आप ध्यान से देखें तो जो एक्स्ट्रा मुनाफा है वो ये +2/3 का है। पहले 5 था, अब 3 ही है, तो 2/3 का एक्स्ट्रा मुनाफा है, वो आप 16% में सक्सेसिव लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। खैर, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूले से भी इस प्रश्न का उत्तर फटाक से निकल जाता है, कोई घबराने का विषय नहीं है। आप आसानी से उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी इस सवाल को लगा सकते हैं। तो वो फॉर्मूला भी मैं आपके सामने लिख ही देता हूं। पहले इसको छोटा कर दूं, इसको छोटा करने से होगा ये कि मुझे जगह मिल जाएगी। तो फॉर्मूला देखो क्या है आपका, आपको लिखना है कि भाई पहले मान लेते हैं मेरी क्वांटिटी N1 है, बाद में मेरी क्वांटिटी N2 हो गई, ओके। अब N1 जब आप कर रहे थे तो आपको कुछ ना कुछ मुनाफा हो रहा होगा, राइट? लॉस हो रहा होगा या प्रॉफिट हो रहा होगा, व्हाटएवर। तो मैं यहां पर लिखूंगा X1, ये ध्यान रखना X1 N1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, और यहां पर मैं आपके सामने लिखूंगा X2, X2 जो है N2 को करस्पॉन्ड कर रहा है कि N2 के केस में क्या हुआ है। ये जो X1 X2 हैं, ये परसेंटेज वैल्यूज हैं ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर लॉस है, इफ लॉस है, देन राइट वैल्यू इन नेगेटिव, नेगेटिव में रखना है। जैसे इस सवाल में ये कैसे अप्लाई होगा फॉर्मूला, मैं आपको समझाता हूं। अगर दोनों प्रॉफिट हैं तो पॉजिटिव रखो, दोनों लॉस हैं दोनों को नेगेटिव रखो, ओके। सो जैसे इस केस में समझते हैं, इस केस में जब 5 आर्टिकल को मैं 1 रुपए में बेच रहा हूं, अच्छा कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन यहां पर यह है कि ये जो वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए। ये जो 1 रुपी है ये सेम होना चाहिए, यानी कि यहां 2 रुपी लिखा है, यहां 1 रुपी लिखा है, तब बात नहीं बनेगी। आपको जिस जो मनी है जिसमें सेल कर रहे हो आप, वो सेम होनी चाहिए, राइट? इक्वल अमाउंट में कितनी क्वांटिटीज हैं, ओके, वो सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। ये 1 रुपी हो या 2 रुपी हो, सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अब N1 इस केस में 5 है, उस केस में 16% का लॉस हुआ, तो X1 की वैल्यू 16 होगी, लेकिन -16 लिखना क्योंकि लॉस हुआ है। N2 की वैल्यू आपकी 3 है, X2 की वैल्यू प्रॉफिट हुआ है। आप कहोगे प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है निकालना है, तो X2 को X2 ही लिख दो, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस, वो निकल आएगा अपने आप। अब रख देते हैं। सो N1/N2 हो गया 5/3, 100 + X2 को आप सीधे 100 + X2 लिखिए, और ये वैल्यू आपकी हो गई 100 - 16। अब यहां पर आपकी वैल्यू आ गई 100 + X2 की वैल्यू आ गई 5/3 × 84, 3 से काटेंगे 28 आएगा, ये वैल्यू आ गई 140। X2 की वैल्यू आ गई 140 - 100 यानी 40। अब ध्यान से देखना, ये 40 जो पॉजिटिव आया, इसका मतलब 40% का मुनाफा, सी ऑप्शन। X2 क्या है? X2 करेस्पॉन्ड कर रहा है जब क्वांटिटी मेरी N2 हो गई यानी 3 हो गई। तो ये फॉर्मूला भी अच्छा है, लेकिन सही से इस्तेमाल करना सीख लो, कब लगाना है इसको। जब ये 1 रुपी से सेम होने चाहिए, कि सेम अमाउंट ऑफ मनी में पहले आप इतना बेच रहे थे, बाद में आप इतना बेच रहे थे, ठीक है।
देखिए ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल आपसे कह रहा है कि डिफरेंस 39% एक नंबर का और 21% उसी नंबर का 4500 है, तो उस नंबर का 11.5% बताना है कितना होगा। तो एक नंबर का आपने 39% लिया, उसी नंबर का आपने 21% लिया, तो बेस सेम हो गया। ये डिफरेंस 4500 के बराबर है, आप इसका अंतर निकालेंगे तो आप कहेंगे 18% 4500 के बराबर हो गया। अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये बनेगा 18 दूना 36, 18 पंचे 90, यानी 250 के बराबर। मुझे निकालना है 23/2%, 11.5% 23/2% है, तो ये 23/2 इंटू 250 हो गया। तो वैल्यू हो गई, इसको मैंने डिवाइड किया, 125 बनेगा। अब 125 को मुझे 23 से गुणा कर लेना है, तो एक वैल्यू है 23 इंटू 100 जो कि हो गया 2300। फिर मेरे पास है 23 इंटू 25, 23 इंटू 25 होता है 575, 25 इंटू 23 सोचिए, 25 इंटू 20 500, 25 इंटू 3 75। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 23 इंटू 25 को कि ये वैल्यू जो है ये 24 माइनस 1 है, और ये वैल्यू हमारी 24 प्लस 1 है, और इनका प्रोडक्ट अगर मैं निकालूंगा तो ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी से 24 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 576 माइनस 1 575, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 2875, और 2875 मुझे ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ये सवाल कह रहा है कि ए बी से 25% ज़्यादा है, बी 50% कम है सी से, सी 25% ज़्यादा है डी से, तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। बहुत सारे रिश्ते दिए हैं जो फिगर आउट करना है इसमें क्या सही है। तो मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ, यहाँ मैं बी लिख रहा हूँ, और बी के बाद यहाँ सी लिख रहा हूँ, यहाँ डी लिख रहा हूँ। ओके, क्लियर। तो देखो डी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि डी से सी तक पहुँच जाएंगे, सी से बी तक पहुँच जाएंगे, बी से ए तक पहुँच जाएंगे। तो डी को मैंने मान लिया 100, सी 25% ज़्यादा है 125, बी हमारा 50% कम है सी से। 50% कम होने का मतलब होता है आधा, आधा होना। तो आधा या तो आप 62.5 लिखोगे, या फिर आप समझदारी से ये भी कर सकते हो कि मैं इसको लिखूंगा 200, तो ये अगर 25% ज़्यादा है तो ये बनेगा 250। बी अगर 50% कम है, 50% कम होने का मतलब आधा होना, तो ये 125 है। अब ए हमारा बी से 25% ज़्यादा है, तो दशमलव में तो फिर से पहुंचोगे, या तो फिर से डबल करो, 400 करो तो ये 500 हो जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा। अभी भी डेसिमल में आप पहुंचोगे, तो इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। दशमलव में तो देखो हमें जाना पड़ रहा है, तो कोई नहीं, यहीं पर इसी स्टेज पर चले जाते हैं। इससे 25% बढ़ाना है, तो इसका 25% 1/4 होगा, इसका 1/4 निकालूंगा तो ये आएगा 31.25। ठीक है, क्योंकि इसका डबल 62.5, उसका डबल ये होगा। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 156.25। ओके, 156.25। अब देखो रिलेशन जो है, क्या ट्वाइस ऑफ ए सी के बराबर है? नहीं, ट्वाइस ऑफ ए जो है वो 300 प्लस हो गया, ये 250 है, तो ये तो गलत हो गया। क्या डी हमारा 1.6 बी है? ये इंटरेस्टिंग है। क्या 125 को मैं 1.6 से गुणा करूं तो डी मिलेगा? देख लेते हैं। 125 का 1 गुना 125 होता है। 125 का अगर आप 6 गुना करेंगे तो क्या मिलता है? 750, और दशमलव 6 करोगे तो आपको मिलेगा 75। तो ये वैल्यू आपको, यस, ये वैल्यू बात बिल्कुल सही है। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, आंसर तो मुझे मिल गया, लेकिन ये जाहिर सी बात है कन्वीनियंट तरीका तो नहीं था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। कन्वीनियंट तरीका ऐसे आएगा, मैं समझाता हूँ आपको, कि ये वैल्यूज़ मानने के बजाय पहले हम सारे परसेंटेज वैल्यूज़ को एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर लें कि ये 25% है, ये माइनस में 50% है, और ये वैल्यू हमारी 25% है। राइट, ठीक है। अब देखो रिश्ते देखो, बी और डी, सी और डी। सी और डी का रिश्ता तो साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ से कि डी को 25% बढ़ाने पे सी मिला, तो इसका मतलब हो गया सिंपली 25% बढ़ाने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 1.25 गुना कर देना। तो सी हमारा 1.25 टाइम्स डी होगा, ये 0.8 डी नहीं होगा। एक्चुअली में डी हमारा 0.8 सी होगा अगर आप लिखें तो। दूसरा देखो, इन दोनों का अगर नेट परसेंटेज आप कंबाइन करके लिखेंगे 25 और -50 का, तो क्या मिलता है? 25 माइनस 50 माइनस 1250/100, जो कि वैल्यू हो जाता है -25 माइनस 12.5, ये हो जाता है -37.5%। यहाँ से यहाँ आने में आप -37.5% करते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर मैं इसको 8 बोल दूँ तो ये 3 यूनिट कम हो जाएगा, क्योंकि ये 3/8 होता है, तो ये 5 हो जाएगा।
अब आप नेचुरली देखो कि अगर आप बी को डी के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या डी को बी के टर्म में, सॉरी, तो डी कितना होगा, 5 से 8 बनाना है तो मुझे 8/5 से गुणा करना पड़ेगा, और 8/5 1.6 होता है, 16×5 80। तो यहाँ से यहाँ वो 60% है। तो इस तरह से आप थोड़ा सरलता से ये देख सकते थे इस वैल्यू को, ठीक है। बाकी आंसर तो आ ही जाएगा, कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है कि सवाल कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा सा इस पर ऑब्जर्वेशन देखना है आपको, किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ते हो लेके इस सवाल को। आप सिंपली इसको 4, 5, 2.5 इस तरह से भी लेके चल सकते हो, वो आपके ऊपर है। इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है, सी 16 दिन में कर सकता है, सारे एक साथ काम करेंगे, लेकिन ए इस काम को 2 दिन में छोड़ देगा, बी इस काम को 3 दिन पहले छोड़ देगा कंप्लीट होने के। आपको बताना है हाउ मेनी डेज डिड द वर्क लास्ट। सबसे पहले मैं एफिशिएंसी लिखूंगा ए बी सी। ए फॉर ए 8 है, बी हमारा 18 है, सी हमारा 16 है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालूंगा मैं 8, 18 और 16 का, कितना मिलेगा। देखो 16 है तो 8 की फिक्र करो ही मत, आप 18 और 16 को देखो बस, क्योंकि 16 खुद 8 का मल्टीपल है। इन दोनों का एलसीएम अगर निकाल लो 18 और 16 का, तो 8 का अपने आप हो गया सेट मामला। तो ये 2 × 9 है, ये हमारा 2 की पावर 4 है सीधे, तो एलसीएम बनेगा 2 की पावर 4 × 9। 2 की हाईएस्ट पावर ले लो, फिर ये 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 एक ही जगह ये ले लिया, तो ये हो गया 16 9 144। एलसीएम 144 बना, 144 एलसीएम टोटल वर्क मान लिया मैंने। अब देखिएगा, अब मैं कहने जा रहा हूँ कि 144 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 18 आएगा, 18 × 8 144, 18 × 8 144 होता है तो ये 8 आएगा, 16 9 144 है तो ये 9 आएगा। सवाल अब ये कह रहा है, देखो ध्यान से, कि भाई टोटल वर्क मेरा 144 यूनिट का है। ध्यान से देखना, कह रहा है ए 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है। तो मैं अगर कह रहा हूं कि इस गिवन अरेंजमेंट में, जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, इसमें काम मेरा पूरा हुआ है, यानी टोटल 144 यूनिट का काम हुआ है। अगर मैं इसमें ए का 2 दिन का काम घटा दूं, तो मैंने क्या किया, एक तरह से मैंने ये देख लिया कि बिना ए के 1 दिन काम किए ए काम ही ना करता तो इतना काम हो जाता। एक जब कर रहा है 2 दिन तो 144 यूनिट हो रहा है, 2 दिन अगर वो भी ना करता तो इतना काम होता। अच्छा, बी ने 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया था, मैं बी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार तुम काम छोड़ो मत, वो 3 दिन तुम कर दो, तो टोटल काम इतना हो जाता। ये काम किसने किया है जरा बताओ। ये काम किया है बी और सी ने मिला के। कितने दिनों में, जितने दिनों में काम इस गिवन अरेंजमेंट में पूरा हुआ है, क्योंकि मैंने ए का काम घटा दिया और बी का 3 दिन का काम जोड़ दिया, कंपनसेट कर दिया। तो ये काम क्या हुआ, ये काम बेसिकली बी प्लस सी के द्वारा हुआ है इन ऑल डेज। इसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे। इस प्रोसेस में मेरे नंबर ऑफ डेज हैम्पर नहीं हो रहे हैं, आप इस चीज को गौर से देखिएगा। तो 144 माइनस 2a करेंगे तो 18 दूना 36 घटेगा, 3b करेंगे तो 24 जुड़ेगा, डिवाइडेड बाई b प्लस सी करेंगे तो एफिशिएंसी आ गई 8 9 17। इसका नेट होगा -12, 132/17, 17 7 119 और 13/17 मेरा आंसर हो गया। 7 13/17 मेरा आंसर हो गया, जो कि है बी इज द राइट आंसर। देखिए सवाल आपके सामने काफ़ी बड़ा सवाल है, जरा इसको पढ़ते हैं। कह रहा है एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उन स्टूडेंट्स का जो पबजी खेलते हैं। 5 अलग अलग कॉलेज हैं PQRST से, ठीक है। टेबल में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं जिनके पास रॉयल एलाइट पास है। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। नोट एक और दिया हुआ है कि स्टूडेंट जो पबजी खेलते हैं वो किसके बराबर है, स्टूडेंट हु हैव रॉयल एलाइट पास प्लस स्टूडेंट हु डू नॉट हैव रॉयल एलाइट पास। तो सवाल देखो ये है कि टोटल 6000 लोग पबजी खेलते हैं, उसमें ये अलग अलग जो कॉलेजेस हैं PQRST, उस खेलने वाली संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है कि P से 12% है। तो 6000 का 12% कितना हो गया आपका, 720 लोग P से खेलते हैं। ऐसे करके सारा डेटा हो गया। अब ये टोटल वो लोग हैं जो पबजी खेलते हैं। फिर एक टेबल दिया है, उसमें उन लोगों की संख्या दी है जो रॉयल एलाइट पास लेके बैठे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, 440 लोगों के पास रॉयल एलाइट पास है और P से पबजी खेलने वाले कितने लोग हैं, 12%, यानी 720 लोग, ठीक है। 720 लोग हैं जो टोटल ये गेम खेल रहे हैं, उसमें 440 के पास रॉयल एलाइट पास है। तो 720 में अगर मैं 440 को घटा दूं, ठीक है,
तो वो आएंगे 280 लोग। तो उन 280 लोगों के पास रॉयल इलाइट पास नहीं होगा। इसका टोटल बन रहा है 720। तो 280 के पास रॉयल इलाइट पास नहीं है, ये मतलब है इस कहने का। अब सवाल जो पूछ रहा है वो देखिए, टोटल स्टूडेंट जिनके पास रॉयल इलाइट पास नहीं है, डू नॉट हैव नहीं है, क्यू और टी से एक साथ मिला लें, ये कितना परसेंट ज़्यादा है उन स्टूडेंट से जिनके पास रॉयल इलाइट पास नहीं है आर से। तो ये नहीं वाला डेटा चाहिए, जिनके पास रॉयल इलाइट पास नहीं है उनका डेटा मुझे चाहिए। तो उनका डेटा कैसे बनाएंगे भैया, निकाल लेते हैं। और किसकी किसकी बात की गई है, आपसे बात की गई है क्यू और टी की, तो क्यू निकालना है, टी निकालना है और आर निकालना है। तो देखो क्यू के पास हम जाएंगे और क्यू से हम कहेंगे कि भाई आप कितने परसेंट हो, आप कहोगे 15%। 6000 का 15% कितना होगा, आपका 6000 का 15% होगा 900। तो यहाँ लिखोगे आप कि क्यू में से टोटल 900 लोग हैं। उन 900 लोगों में से आपने अभी बताया कि रॉयल इलाइट पास जो है 500 लोगों के पास है, वो टेबल में दिया हुआ है। तो 400 लोग ऐसे हुए जिनके पास रॉयल इलाइट पास नहीं है, इनके पास रॉयल इलाइट पास नहीं है और ये टोटल संख्या है। फिर हम आर के पास जाएंगे। आर हमारा 28% है। एक परसेंटेज देखो 60 के बराबर है, 2 जीरो कट जाएगा। 28 इंटू 60 करोगे 1680 यानी 1680। तो 1680 लोग हैं आर के टोटल। इसमें से 880 के पास है, तो बाकी 800 लोगों के पास ये पास नहीं है। 800 लोगों के पास ये पास नहीं है। फिर टी के पास जाऊंगा। टी ये वाला है 20%, 20% इसका होगा 20 इंटू 60 यानी 1200। तो टी में 1200 लोग हैं टोटल यार, है ना। टी में टी बोला है ना, क्यू एंड टी, हाँ ठीक है। तो टी हमारा 1200 है, 1200 में 360 के पास ये है। तो कितने लोगों के पास ये जो रॉयल इलाइट पास है उसको घटा लेते हैं, तो नहीं वाले निकल जाएंगे। तो ये आएगा मेरे ख्याल से 8 नहीं आएगा, सॉरी 12 3 840 आ रहा है, सॉरी 840। ठीक, तो अब हमें निकालना है Q प्लस टी और यहां लिखना है R। R का टोटल है 800 लोग जिनके पास रॉयल इलाइट पास नहीं है, और Q और T अगर मिला लें तो हमारे पास है 1240 जिनके पास रॉयल इलाइट पास नहीं है। मुझे निकालना है कि ये कितना परसेंट ये वाली वैल्यू इससे अधिक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, अगर आप गौर से देखें तो ये डिफरेंस आ रहा है 440 का। अब ये 800 पे कितना परसेंट होगा, 440 बटे 800 इंटू 100। तो या कह लें 2 जीरो कटना ही है, तो 8 से डिवाइड कर लें, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 55%। तो Q और T जिनके पास रॉयल इलाइट पास नहीं है, अगर मिला के देखें तो R में जिनके पास रॉयल इलाइट पास नहीं है, ये संख्या उससे 55% अधिक है, 55% अधिक हो गई। तो आपका जो आंसर है वो है 55%। ठीक है, ये सवाल देखिए। सवाल कह रहा है आपसे कि एवरेज P नंबर्स का K है, और अगर हम एक नंबर A उसमें से जोड़ दें, इस P नंबरों का औसत K है, और अगर मैं एक नंबर A जोड़ दूं इन P नंबरों में, P नंबर है मेरे पास, उनका सेट मौजूद है, उसमें से एक नंबर और A जोड़ दिया, तो कह रहा है औसत जो है हमारा L हो गया। तो बताओ कि P की वैल्यू क्या है। तो कुल मिला के देखो, P नंबरों का औसत अगर K है तो K इंटू P क्या हुआ, इनका टोटल हुआ, इन P नंबरों का टोटल ये हुआ। इसमें मैंने एक नंबर A जोड़ दिया तो टोटल ये हो गया। अब कह रहा है नया औसत क्या होगा, L हो जाएगा। नंबर हो गए P+1, पहले P नंबर थे, एक नंबर और आया था A, तो P+1 नंबर हो गए, इनका औसत L हो गया। अब मुझे P की वैल्यू चाहिए, तो K इंटू P प्लस Q माइनस P इंटू L इज इक्वल टू L। अब यहाँ से P अगर आप कॉमन ले लो इन दोनों में तो बनेगा K माइनस L इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा L माइनस Q, नहीं है भाई ये A है, सॉरी, इसको मैंने गलती से यहाँ Q लिख दिया, KP प्लस A, तो ये बनेगा L माइनस A। अब P की वैल्यू हो गई L माइनस A अपॉन K माइनस L। L माइनस A अपॉन K माइनस L इज ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये सवाल कर रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पर एक साल का, वो 6860 है,
और सेकेंड ईयर में ये कंपाउंड इंटरेस्ट 7,840 है, तो बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ ईयर का क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है और इसका सबसे पहले लॉजिक समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, दो कहानियाँ चलती हैं। एक कहानी चलती है कि मेरा जो प्रिंसिपल है, यहाँ पर मैंने कहा लेट से प्रिंसिपल है, ठीक है, फिर ये 1 साल के बाद अमाउंट A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4। तो हमें पता है ना कि ये R% से बढ़ता जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है तो ये R% से बढ़ता जाता है। कर दिया। एक और मज़ेदार बात है कि पहले साल के इंटरेस्ट को अगर मैं CI1 लिखूँ, फिर दूसरे साल के इंटरेस्ट को मैं CI2 लिखूँ, तीसरे साल के इंटरेस्ट को CI3 लिखूँ, चौथे साल के इंटरेस्ट को CI4 लिखूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसा कर लो। तो मज़ेदार बात ये होती है कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट की जो टोटल वैल्यू है साल दर साल, वो भी हर साल R% से सक्सेसिव बढ़ती है, राइट। यानी मैं कह रहा हूं कि पहले साल का CI जो भी होगा उसको अगर आप R% से बढ़ा दें तो दूसरे साल का CI मिल जाएगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर उसको R% से आप बढ़ा दें तो तीसरे साल का आपको CI मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बढ़िया से रिप्रेजेंट करता हूँ सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैं इस वैल्यू को फिर से R% से बढ़ा दूँ तो तीसरे साल का CI मिलेगा, थर्ड ईयर का मिलेगा आपको, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, और फिर इसको R% से आप बढ़ा दो तो आपको फोर्थ ईयर का CI मिलेगा, एंड सो ऑन। कहने का मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा R% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हर साल R% से बदल जाता है, R% से बढ़ जाता है। पिछले साल की तुलना में कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ के R% से मिल जाता है आपको। तो ये लॉजिक अगर आपको क्लियर है, जो लॉजिक मैंने यहाँ आपको अभी बताया है, तो इस सवाल को हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है डेटा, जरा उस गौर से उस डेटा को एक बार देख लेते हैं। डेटा ये दिया हुआ है मुझे कि भाई 1 ईयर और सेकेंड ईयर, इन 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट मनी और 1 ईयर, 1 ईयर की जगह यहाँ पर शब्द सही होता है फर्स्ट ईयर, ठीक है, दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट शब्द। एंड ऑन सेकेंड ईयर इज दिस मच। तो देखो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 6840 है और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 7840 है। दो कंजिक्यूटिव ईयर्स हैं। ये CI है फर्स्ट ईयर का और ये CI है सेकेंड ईयर का। इसका जरा अंतर देखो आप, 6860 इज द राइट वर्ड, राइट वैल्यू 6860। इसका अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना तो डिफरेंस कितना आ रहा है जरा बताइए। ओके, ये है 980 का डिफरेंस है, अगर आप इंटरेस्टेड हो डिफरेंस में, ठीक है। मेरा डिफरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे, मेरा इंटरेस्ट है कि भाई रेशियो में कैसे काट पीट के थोड़ा रेशियो सिंप्लीफाई करके रेट फाइंड आउट करें। तो देखिए यहाँ पर आप कहोगे 0 से 0 काट दो, 784 सीधा दिख रहा है कि भाई ये 7 से कट रहा है और इवन नंबर है, 14 से कट जाएगा। और इनके बीच का अंतर 980 है, वो भी 14 से कट रहा है, तो ये नंबर 14 से कटना ही कटना है। काटते हैं 14 से, 14 पंचे 70, 14 संग 84, 14 चौको 56, 14 नवैया 126। फिर दोनों नंबर 7 से कट रहे हैं, 7 अट्ठे 56, 7 सत्ता 49। तो ये मुझे मिल गया कि CI पहले साल का और CI दूसरे साल का जो रेशियो है 7:8 है। इसका सिंपल से मतलब हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट 1/7 से इंक्रीज कर रहा है एवरी ईयर। मुझे क्या करना है, मुझे फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, आप कहोगे 7840 मेरे पास यहां लिखा हुआ है। ये जो 7840 वैल्यू है ये क्या है, ये आपका सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर मुझे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 1/7 से बढ़ाऊंगा। फिर यहां से मुझे फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, जैसे सवाल में बोला गया है, तो मैं फिर से 1/7 बढ़ाऊंगा। तो सक्सेसिव में 2 बार 1/7 बढ़ाने को क्या बोलते हैं। 7 से 8 अगर 2 बार हो रहा हो सक्सेसिव में तो हम बोलेंगे 49 64 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 2 बार अगर ऐसा हुआ। और 49 अगर 64 हो गया और ये वैल्यू आपने कह रखा है कि भाई 7840 के बराबर है, तो मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब फिर से ये कार्यक्रम जरा कर लीजिए। आपको बेसिकली इसको 49 से काटना है। आप पहले 7 से काट लो, 7 सत्ता 49, 7 एकम 7,
फिर 14 छंग 84 होता है, तो 7 के नम 7 हो गया और 128 आ जाएगा, 7 सॉरी 1 मिनट, 7 के नम 7, 12 7 84, 112 1120 बनेगा। फिर 7 से काटो, 16 7 112, 160 आ गया। अब इस 64 को मुझे 160 से गुणा कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। कर लेते हैं गुणा। 16 चौके 64, 16 छक्के 96 और 6 102, 10240 इज द आंसर। 10240 आंसर है ए। ये वैल्यू हो गई। इसकी कैलकुलेशन को देखने का एक तरीका और भी है कि 16 को हम 2 की पावर 4 सोच सकते हैं। 64 हमारा क्या है, 2 की पावर 6, प्रोडक्ट बनेगा 2 की पावर 10 और लास्ट में 10 से गुणा करना है, एक जीरो भी आ जाएगा। 2 की पावर 10 की वैल्यू 1024 होती है। ये नहीं याद है तो याद होनी चाहिए। 2 की वैल्यू अप टू पावर 10 100% याद होना चाहिए आपको। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तो याद ही होगा, 2 की पावर 10 तक याद होनी चाहिए। एनीवे, दिस इज द वे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसी के साथ डीपीक्यू नंबर 15 की होती है समाप्ति। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस डीपीक्यू को ज़रूर डाउनलोड करें। सारा कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है। क्यूआर कोड स्कैन करें, ज्वाइन करें, या यूज़र नेम टाइप करके ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल से भी 100% ज़रूर जुड़ें ताकि हम आपसे हर माध्यम से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डीपीक्यू नंबर 44 देखने के लिए। आपके जो भी फीडबैक हों, जैसा भी आपको लगा ये क्लास, कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ आपका जो भी फीडबैक हो, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक भी कर दिया करें और अपने यार मित्र दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दिया करें। और एक चीज़ तो बिल्कुल याद रखें कि डीपीक्यू का मतलब है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे सुबह 11 बजे एग्ज़ाम हो यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैथ्स आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगी, बल्कि मैथ्स का हर सवाल तुमसे डरेगा। गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।